हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूं वो है मैक्सवेल्स इक्वेशन, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म। सो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी हमने स्टार्ट किया था और लास्ट हमने जो वीडियोस में डिस्कस किया था वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन था, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वहां पे हमने देखा था कि डाइवर्जेंस ऑफ जे इज द करंट डेंसिटी, जो करंट इस वॉल्यूम से बाहर जा रहा है सरफेस के थ्रू, मींस की डाइवर्स हो रहा है, दैट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम के अंदर जो वो कम हो रही है उसके बराबर था। तो हमने ये डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी जो थी वो हमने प्रूव किया था बच्चों। ठीक है, तो ये था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी था। तो आज हम बात करेंगे उससे आगे मैक्सवेल इक्वेशन की, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की हमें आगे मैक्सवेल इक्वेशन में जरूरत पड़ेगी। तो मैक्सवेल इक्वेशन इज मींस अ थ्योरी डिस्क्राइबिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस, करंट, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बच्चों, ये मैक्सवेल की जो इक्वेशन है वो 1864 में मैक्सवेल ने इक्वेशन दी 4। और वो जो मैक्सवेल की इक्वेशन थी वो बेसिकली हमारे जो 4 जो लॉज हैं, जो बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो लॉ है वो क्या क्या है। एक है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, फैराडे लॉ एंड द एम्पियर सर्कुलर लॉ। ये चार जो बेसिक लॉज हैं इनको मैक्सवेल ने क्या क्या एक इक्वेशन फॉर्म में, मतलब कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म में लिखा और इससे बोलेंगे मैक्सवेल इक्वेशन। हाँ, ये था कि जो फोर्थ वाला जो एम्पियर मतलब कि सर्कुलर लॉ था उसको मॉडिफाई करके, मतलब मैक्सवेल ने उसको मॉडिफाई किया और उसे बाद में मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ बोला गया। तो मैक्सवेल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मतलब कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मैक्सवेल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ है मैकेनिक्स में। ठीक है, तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशंस इज अ थ्योरी डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, करंट, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस कि इसमें हम ये बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की हम बात करें, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब है कि चार्ज मूव कर रहा है, वो ही हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कपल हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, वो क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ा था, उसमें क्या है कि स्टैटिक फील्ड की हम बात करते हैं कि चार्ज यदि रेस्ट में है तो गॉस लॉ उस फील्ड कितनी है, यदि मैग्नेट रेस्ट पे है। अब इस पूरे हम बात करेंगे कि चार्ज जब मूव कर रहा है, मतलब कि वेरिंग फील्ड की हम बात यहां पे करेंगे। ठीक है, तो यहां पे ये बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। हम इन मैक्सवेल की इक्वेशन की हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को जनरेट करेंगे कमिंग वीडियोस में इन डिफरेंट मीडियम, फ्री स्पेस, नॉन कंडक्टिंग एंड कंडक्टिंग मीडियम। उसके बाद ये बैकबोन है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस, जो भी हमारे डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि मोटर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, माइक्रोवेव एंटीना, माइक्रो प्रोसेसर, रेडार एक्सेट्रा, इन सबके जो प्रिंसिपल हैं वो बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशन से ही आए हैं। तो आप ये समझ सकते कि मैक्सवेल इक्वेशन कितनी ही इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म, अब जो चार जो लॉज है उनको लिखा गया इक्वेशन के फॉर्म में, और जिसे हम बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशन बोला गया। दिस इज द डेल डॉट, दैट इज द डाइवर्जेंस ऑफ डी इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक, ये फैराडे लॉ है, और ये जो है दैट इज बेसिकली अ मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ की। तो ये जो इक्वेशन हम एक एक करके डेरिवेशन करेंगे, ये जो है वो इंटीग्रल फॉर्म में है। तो ये डबल है, मतलब कि सरफेस है, और ट्रिपल की बात करेंगे तो वॉल्यूम इंटीग्रल है, और सी जो हम बात कर रहे हैं वो लाइन इंटीग्रल है। तो डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म की जो इक्वेशन की अपने अपने इंपॉर्टेंस है। जहां पे हमें किसी पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हम डिफरेंशियल फॉर्म की यूज कर लेते हैं, और कहीं पे हम यदि इंटीग्रल की बात करें
यदि हम कहीं पे एरिया पे हम बात करें तो क्या होगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो है वो इंटीग्रल फॉर्म को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहां पे, अब ये एक एक टर्म को समझे। डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो, डी इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, परमेबिलिटी है और ये परमेबिलिटी, और बी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, और एच जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, डी इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जे सी हमने यहां पे क्या किया था, जैसे इज द जे इज इक्वल रो ई, तो यहां पे हम कंडक्शन सी लिख लेंगे, तो ये कनेक्टिविटी है, और ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डिस्प्लेसमेंट करंट की हम बात करेंगे इस पूरे में, दैट इज डेल डी बाई डेल टी। इसका मतलब है कि सेकेंड इक्वेशन तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का डाइवर्जेंस इज जीरो, की मतलब जो मैग्नेट है वो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये इससे आएगा, ये फैराडे लॉ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज द, ये क्या है, स्टेडी करंट और वेरिंग करंट दोनों जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, ये जे डी का है, हम देखिए यदि हम इसको जे डी को लिख दें, जे डी को लिख दें एप्सिलॉन ई, तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड, यदि इसको हम यहां से रो ई लिख दें, पुट कर दें, प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, इसका मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, एच इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और स्टैटिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। या थर्ड वाले लॉ में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्थ वाले में रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। और ये डेल जो है वो डेल ऑपरेटर है बच्चों, दैट इज आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। तो ये वेक्टर है, कई बार इसमें हम वेक्टर नहीं लगाते हैं, पर आपको बाय डिफॉल्ट देखना कि ये वेक्टर है। जब डॉट लगेगा तो डाइवर्जेंस होगा, जब ये कर्ल होगा तो जब क्रॉस लगेगा तो कर्ल होगा। ये डेल ऑपरेटर है और वेक्टर है, तो आगे जब भी हम बात करेंगे बाय डिफॉल्ट इसको हम वेक्टर लिखेंगे। यदि गलती से कहीं नहीं लगा वेक्टर तो आप ये मान के चलिए कि ये वेक्टर ही है। ठीक है, और ये डॉट प्रोडक्ट की हम यहां पे बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम पहली इक्वेशन देखिए बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम इसको नोट डाउन करिए। तो हम अभी जो है फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो ये डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म में हम इसको डिफरेंशियल से इंटीग्रल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम और सरफेस इंटीग्रल यूज करके। तो ये भी क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आता है बच्चों। और बी क्या है, म्यू क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एप्सिलॉन क्या है, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी, ये सारी चीजें आप बच्चों को क्लियर होना चाहिए। और जे क्या है, करंट डेंसिटी, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम बात करते हैं मैक्सवेल्स की फर्स्ट इक्वेशन, that is the Maxwell first equation। ये क्या है, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें क्या है बच्चों कि यदि हमारे पास, यदि सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास कोई एक वॉल्यूम है और उसको ये सरफेस कंप्राइज कर रहा है, तो क्या है यहां से डी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी किसी सरफेस से, ठीक है, सपोज करो सरफेस का ये यूनिट वेक्टर इस तरफ है, ठीक है, डी इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, डी इज एप्सिलॉन ई। ठीक, एप्सिलॉन क्या है, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, डी इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो यहां से हम बात करेंगे कि द नेट आउटवर्ड, इसको जरा लिखो, द नेट outward, the net outward flux of electric displacement vector, the net outward flux of electric displacement vector, is equal to, the net outward flux of electric displacement vector is equal to, the net outward flux of electric displacement vector is equal to, the net outward flux of electric displacement vector is equal to, the net outward flux of electric displacement vector is equal to, the net outward flux of electric displacement vector is equal to, the net outward flux of electric displacement vector is equal to, the net outward flux of electric displacement vector is equal to, the net outward flux of electric displacement vector is equal to, the net outward flux of electric displacement vector is equal to, the net outward flux of electric displacement vector is equal to, the net outward flux of electric displacement vector is equal to, the net outward flux of electric displacement vector is equal to, the net outward flux of electric displacement vector is equal to, the net outward flux of electric displacement vector is equal to, the net outw
through the surface of volume, through the surface comprise of volume is equal to the total charge enclosed in the volume। इसका मतलब ये हो गया कि D डॉट डी एस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू रो। और हमने गॉस लॉ में पढ़ा था, ई को हम यहां लिखते तो ई डॉट डी एस कितना, पूरा सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस है तो एस लिख लो, क्लोज सरफेस, ठीक है। ई डॉट डी एस सरफेस इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है बच्चों। तो डी डॉट, तो हम इसको बाद में, तो हम यहां पे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टर्म में हम यहां पे लिख लें, ठीक है। अब हम इसको क्या करें, ये है सरफेस इंटीग्रल और ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो, ये रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहां से, ये भाई चार्ज है और ये वॉल्यूम है और सरफेस इंक्राइज कर रहा है, एप्सिलॉन इज परमिटिव और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डी इज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, ठीक है। तो अब यहां से क्या करेंगे, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और जो चार्ज इनक्लोज द वॉल्यूम चार्ज उसके बीच का रिलेशन है। तो अब हम क्या करें यहां पे, अब ये सरफेस इंटीग्रल, अब इसको ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम यदि बात करें तो वॉल्यूम चार्ज इज बेसिकली रो इज इक्वल टू रो डी बी। तो हम यहां पे ये देखो, ये पूरे का पूरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, मतलब कि इतने पूरे, दैट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये कितना है, हाँ, तो ये बेसिकली रो नहीं है, ये जो है वो बेसिकली रो क्या है, रो ये यहां पे देखिए, ये चार्ज, टोटल चार्ज इंक्रीज, मतलब कि वॉल्यूम चार्ज किसी वॉल्यूम के अंदर, तो ये रो डी बी, ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दिस वॉल्यूम, दैट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। गॉस लॉ क्या है, दैट इज द डी डॉट डी एस, सरफेस से जो इलेक्ट्रिक लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चार्ज, और चार्ज कितना है टोटल वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम इज रो, तो हम यहां पे उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में लिख सकते हैं। सेम यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हमने बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू, इसको हम बात करते हैं क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट, यदि यहां पे क्यू चार्ज है। अब हम यहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो अब ये देखो, एक तरफ है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और एक तरफ है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये देखो 3 का मतलब है इंटीग्रल की वॉल्यूम इंटीग्रल है। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ सरफेस है एक तरफ वॉल्यूम है, तो यूजिंग गॉसेस लॉ ऑफ डाइवर्जेंस, तो गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो इसको हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम क्या कर, आप बच्चों ने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा डाइवर्जेंस, जो कि क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। तो मतलब कोई चीज हमें यदि सरफेस पे पता हो फील्ड, तो हम उसे वॉल्यूम में कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और वॉल्यूम में यदि पता तो हम सरफेस में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लें बच्चों, तो इसको हम, दैट इज द डाइवर्जेंस ऑफ डी, ये वॉल्यूम इंटीग्रल, डी वी इज इक्वल टू, दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी, ठीक है। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए, डेल डॉट डी माइनस रो डी वी, ये है वॉल्यूम इंटीग्रल, इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया इंटीग्रैंड। तो यदि वॉल्यूम आर्बिट्री है एंड इट इज ट्रू फॉर ऑल वॉल्यूम, तो इस यहां पे क्या होगा, इंटीग्रैंड शुड बी वैनिश, तो ये डेल
डॉट डी इज इक्वल टू रो। तो ये हो गया मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन, डेल डॉट डी, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू जितना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम यहां पे बात करते हैं। तो ये तो हो गया, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं हमें, ये डी डॉट डी एस, भाई जितना ये गया उतना ये फ्लक्स है। अब ध्यान ये रखना है कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि एरिया वेक्टर का परपेंडिकुलर, ये एन है ना, तो इसके अलोंग होगा। ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट जो कि एरिया वेक्टर के अलोंग होगा, ये ध्यान रखना है। तो डेल डॉट डी जो होगा मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है, और ये मैक्सवेल की ये डिफरेंशियल फॉर्म है, और ये वाला इंटीग्रल फॉर्म है, ये वॉल्यूम एंड सरफेस। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन की। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, ये क्या है? गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म बोल दो, मैग्नेटोस्टैटिक भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब इसमें क्या है बच्चों, ये बिल्कुल बहुत ही फेवरेट है। यदि हमने फॉर एग्जांपल यहां पे अब ये हमने सरफेस लिया और ये मैग्नेट रख दिया यहां पे, अब देखिए यहां पे मैग्नेट रख दिया, अब यहां से हम फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर निकली और साउथ में जाके कन्वर्स हो गई, मतलब नॉर्थ से डाइवर्स इस तरह से। अब मैं बोलूं कि यहां पे कितना फ्लक्स है बाहर, भाई कितना है बी, यदि हम इसके अलोंग ही ले लें कंपोनेंट, तो बी डॉट डी एक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है यहां पे? 0 है। सो टोटल, तो इसको क्या मैक्सवेल, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इनक्लोज्ड इन फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी 0। क्यों? क्योंकि मैग्नेट जो है वो मोनोपोल की तरह एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, ये डाइपोल की तरह ही यूज करते हैं, इसलिए टोटल जो फ्लक्स है मतलब फाई बी शुड बी 0। और फाई बी कितना है टोटल, यदि हम यहां से बी डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल हम बात करें, क्लोज की बात करें, दैट विल बी 0। ठीक है, अब यहां पे इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना हो तो डेल डॉट बी डॉट डीवी, ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया डाइवर्जेंस ऑफ बी विल बी 0 इफ इंटीग्रेंट शुड बी वैनिश फॉर, इट इज ट्रू फॉर और वॉल्यूम, दैट्स व्हाई इंटीग्रेंट शुड बी वैनिश। तो ये हमारे पास आ गई मैक्सवेल्स की कौन से वाली इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और B डॉट डी एस, और ये क्या है? इंटीग्रल फॉर्म है, और ये क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म है। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब है टोटल, तो इसमें टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस दैट इनक्लोज मैग्नेट विल बी 0। ठीक है, तो क्योंकि यहां से निकली तो बाहर तो कुछ नहीं किया फ्लक्स, भाई यदि रूम में आपने मैग्नेट को रखा है तो यहां से फील्ड लाइन गई, तो रूम के बाहर यदि रूम आपका वॉल्यूम है और सरफेस आपकी दीवार है, तो सरफेस से बाहर तो नहीं जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड्स, लाइंस फील्ड्स, और मल्टीप्लाई बाई डॉट डी एस, ये मैग्नेटिक फील्ड्स है, और मल्टीप्लाई बाई डी एस दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं, तो ये बिल्कुल क्या है? मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। अब हम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। तो बहुत फैमिलियर है इन चीजों से, थर्ड इक्वेशन, और ये इक्वेशन है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है जी, आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा, आपने 12th में पढ़ रखा है कि इसमें क्या हम इसमें बोलते हैं कि यदि कोई मैग्नेट है, ठीक है, यदि हमने यहां पे मैग्नेट ले लिया, चलो इसको साउथ और इसको इस तरफ मूव कराया, तो क्या होगा यदि मैं यहां पे एक बल्ब लगा दूं, तो क्या हो जाएगा जब हम इस मैग्नेट को पास लेके जाएंगे या दूर लेके जाएंगे, तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा और ये बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। जब इसको पास लेके जाएंगे और जब इसको दूर लेके जाएंगे, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को या फ्लक्स को चेंज करें तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और यहां पे बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सपोज देयर इज एस, तो मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां इसका मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हम प्रूव करेंगे, दैट इज अ मैक्सवेल की थ्योरी इक्वेशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू, या फिर लूप को आप मैग्नेट को कांस्टेंट रखो और लूप को आगे पीछे आप करिए, मतलब उसको मूव कर करिए, तो भी क्या होगा, यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल, तो हम पहले बात करेंगे कि ऐसा, तो कितना ईएमएफ, टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी मैग्नेटिक फ्लक्स। तो टोटल ईएमएफ यदि हम यहां बात करें तो माइनस डी बाई डी टी बी डॉट डी एस, और ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यदि यहां से ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ईएमएफ इज बेसिकली कितना होगा, ये ई है, यदि हम स्मॉल इंटीग्रल में ले लें इस लूप में तो डेट इज द डीएल, और यदि इसको हम, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टोटल ईएमएफ कितना हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, डेट इज द लाइन इंटीग्रल, ये सी का मतलब है लाइन के थ्रू इस लूप में जो है वो करंट फ्लो होगा और बल्ब जो है वो ग्लो होगा। हम यदि बल्ब यहां पे अटैच करें तो टोटल ईएमएफ कितना होगा, डेट इज ई डॉट डीएल। अब हम क्या करें, इक्वेशन और 1 और 2 को इक्वेट कर दें। ठीक है, तो इक्वेट करने पे क्या होगा, इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो हम यहां से ई डॉट डीएल, ये हो गया लाइन इंटीग्रल, इज इक्वल टू माइनस ये हो गया सरफेस इंटीग्रल डेल अपॉन डेल टी बी डॉट डी एस। भाई बी डॉट डी एस यदि हम यहां बात करें तो वो वाला कंपोनेंट, एच यदि फील्ड दे रहा है और म्यू जो है वो परमेबिलिटी है मीडियम की, और एप्सिलॉन है इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी एंड म्यू इज द परमेबिलिटी। यदि हम नॉट, तो इसमें बी डॉट डी एस की हम यहां पे बात करें तो वो वाला कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो कि एरिया वेक्टर डी एस के अलोंग हो, वो आपको यहां पे लेना है। यदि बी और डी एस की सेम पोजीशन, सेम ही डायरेक्शन होगी तो हम इसको बी डी एस कॉस 0 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको इक्वेट कर दिया। अब एक तरफ है लाइन इंटीग्रल और एक तरफ है मैग्नेटिक, तो ये तो हो गया इंटीग्रल फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसको क्या करें, इसको हम यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, तो स्टोक्स थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली कर्ल ऑफ ई। ये ध्यान रखना, यहां पे वेक्टर है, ठीक, आगे के भी हम इसको वेक्टर ही मानेंगे, वेक्टर ही है ये, दैट इज डी एस इज इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी, इसको बाहर भी लिख सकते हैं बी डॉट डी एस। ठीक है, अब इसको ये भी सरफेस इंटीग्रल है, ये भी सरफेस है, तो एक तरफ लेके आओ, कर्ल ऑफ ई माइनस डेल बी अपॉन डेल टी डॉट डी एस, और इसको हम सरफेस इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू 0,
ठीक है। तो अब हम देखिए, अब ये एक वॉल्यूम ट्रू वॉल्यूम है, मतलब आर्बिट्री वॉल्यूम है, तो इंटीग्रैंड ये क्या होगा, ये तो जीरो होगा, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, तो ये वाली टर्म ही जीरो होगी। कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू, इसमें वेक्टर लगाना है माइनस डी वी बाई, इसको इस तरफ ले तो प्लस होगा ना, तो माइनस डी वी बाई डी टी हो गया। तो ये हो गया मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये हो गया मैक्सवेल की इक्वेशन, और इसको हम इंटीग्रल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारा इंटीग्रल के फॉर्म में है, मतलब कि हम जो है, यदि हमें ये पता हो ना बच्चों, तो हम इसका इंटीग्रल करके, इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रल वॉल्यूम से सरफेस, सरफेस से वॉल्यूम करके हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास, क्या था, ये था हमारे पास मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन, फैराडे लॉ, और इन इक्वेशन की हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जनरेट करेंगे। अब हम फोर्थ इक्वेशन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मॉडिफाइड एम्पियर जो सर्कुलर लॉ, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।